नमस्कार दोस्तों, ई बस्ता IAS एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग घटना चक्र दृष्टि 2023 करंट अफेयर्स का आर्थिकी परिदृश्य को जो है कवर करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, यह जो आर्थिकी खंड है करंट अफेयर्स का, इसमें सबसे बड़ी समस्या आती है कि बच्चों को समझ में नहीं आता है कि इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, क्या पढ़ें, कौन सा डेटा को याद करें। ये बहुत इसमें कठिनाई होती है। तो दोस्तों, आज हम लोग इन्हीं सब पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शंस जो है कवर करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, इस खंड में आज हम लोग केंद्रीय बजट 2023, इसके अलावा आर्थिकी समीक्षा 2023, इसी प्रकार उत्तर प्रदेश का बजट और आर्थिक समीक्षा, इन सबको कवर करने का प्रयास करेंगे कि इसको जो है हम लोग एक दो खंड पार्ट में इस सेशन को जो आर्थिकी परिदृश्य है इसको हम लोग कवर कर दें। दोस्तों, इसमें चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें पहला जो आपका पॉइंट है वह है विदेश व्यापार नीति 2023। दोस्तों, जो विदेश व्यापार नीति 2023 है, ये इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से कुछ चीज़ें पूछी जा सकती हैं, जैसे यह नीति जो घोषित की गई है वर्ष 2030 तक के लिए, इसके तहत टारगेट दिया गया है और ये कहा गया है कि भारतीय निर्यात को $2 ट्रिलियन तक ले जाने की संभावना व्यक्त की गई है। तो क्या कह सकते हैं, इस नीति में जो जो विदेश व्यापार नीति है वो ट्रेड को जो है, ट्रेड में खास करके जो है एक्सपोर्ट को जो है कितना करना है, $2 ट्रिलियन तक ले जाने की संभावना व्यक्त की गई है। ये अब इसके अलावा जो है इसमें जो पॉइंट लिखा है इसमें देख लेते हैं क्या क्या है। ये 4 पिलर पर आधारित है। कोई बहुत ज़्यादा मतलब जैसे देख लीजिए, छूट हेतु प्रोत्साहन, निर्यातकों, राज्य, जिले और भारतीय मिशन के सहयोग के माध्यम से निर्यात संवर्धन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन, व्यापार की सुगमता, कारोबार लागत में कमी, ई पहल, उभरते क्षेत्र, ई कॉमर्स, निर्यात हब के रूप में जिलों का विकास। ये एक इसका जो है इस बार की विदेश व्यापार नीति का जो एक इम्पॉर्टेंट पहलू है, ई कॉमर्स। ठीक, ई कॉमर्स को प्रमोट करने की बात की गई है तथा ये इस्कोमेट नीति को संगत बनाना। देखिए, इस्कोमेट नीति के बारे में यहाँ पर लिखा है। इस्कोमेट का मतलब हो गया स्पेशल केमिकल ऑर्गेनिज्म मटेरियल इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी के तहत, मतलब ये दोहरे उपयोग वाली उच्च अंत प्रौद्योगिकी यानी हाई एंड टेक्नोलॉजी आइटम को जो है जैसे ई कॉमर्स, निर्यात को सुगम बनाना आदि। तो ये फिलहाल ये जो है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 ट्रिलियन बनाना है। और इसके अलावा जो है ये इस नीति में टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंट स्कीम के माध्यम से और स्टेट होल्डर स्कीम के माध्यम से निर्यातकों को सम्मानित किया जाएगा। छोड़ दीजिए। फिर इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है 4 नए शहरों फरीदाबाद, मिर्जापुर, मुरादाबाद, वाराणसी को विद्यमान 39 शहरों के अतिरिक्त निर्यात उत्कृष्टता शहर, ठीक, द टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है, यूपी के जो है आपके 3 शहर हैं जिनको जो है टाउन ऑफ क्या किया जाएगा, एक्सपोर्ट एक्सीलेंस यानी कि निर्यात उत्कृष्टता शहर के रूप में विकसित किया जाएगा। तो एक फरीदाबाद है, 4 जो है 3 यूपी के हैं, मिर्जापुर, मुरादाबाद, वाराणसी। ठीक, इनको याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखाई दे सकता है। ठीक, तो कुल मिला के इसमें जो पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये आपका जो है 4 नए शहर जो हैं निर्यात उत्कृष्टता शहर के बारे में हो गया। इसके अलावा जो है जो ये इसमें टारगेट रखा गया है, जो ये टारगेट है आपका 2 ट्रिलियन जो है डॉलर तक ले जाने के, यानी निर्यात को 2 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाने का जो है जो संभावना व्यक्त। तो इससे यही 2 आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगला है पीएम मित्र पार्क। तो दोस्तों, पीएम मित्र क्या है, ये एक स्कीम है, योजना है। तो इसके बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो पीएम मित्र किस क्षेत्र से रिलेटेड है? तो दोस्तों, पीएम मित्र योजना जो है यह जो है आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो टेक्सटाइल पार्क हैं, मेगा टेक्सटाइल पार्क, उनके निर्माण से संबंधित है। तो पीएम मित्र योजना के तहत 7 नए मतलब मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने की ये योजना है। तो इसका नाम ही है पीएम
मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अप्रैल यानी पीएम मित्र। तो ये जो है 2023 में जो है ये 2023 में जो है 2023 में 7 जो है पीएम मित्र यानी पार्क स्थापित किए जाने हेतु स्थलों की घोषणा की गई। तो कुल मिला के ये पीएम मित्र योजना किससे रिलेटेड है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और इसके तहत 7 जो है मेगा टेक्सटाइल पार्क जो है खोले जाएंगे। ये पार्क तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात और उत्तर प्रदेश में बनाए जाएंगे। इन पार्कों के माध्यम से 70,000 करोड़ रुपए निवेश और 20 लाख रोजगार सृजन करने की परिकल्पना की गई। तो इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी मान लीजिए। अब देखिए पीएम मित्र जो योजना है, कुल मिला के टेक्सटाइल का मेगा इंटीग्रेटेड मेगा पार्क बनाना है, ठीक है, टेक्सटाइल के यानी कुल मिला के मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाना है। तो अब उसमें जो है पीएम मित्र योजना के तहत क्या किया जाएगा, प्रोत्साहन किया जाए, प्रोत्साहन दिया जाएगा। जो जैसे कि यदि कोई ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है या ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट, तो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट का मतलब हो गया कि जो एकदम से नई जगह पे नए तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करा। ब्राउन का मतलब कि पहले से कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है। तो जो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है ये पीएम मित्र के तहत, तो जो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट होंगे उसमें जो है प्रति पार्क 500 करोड़ रुपये की अधिकतम जो है क्या की जाएगी, परियोजना लागत का मतलब जो है सहायता की जाएगी, ठीक है। और इसी तरह से ब्राउन फील्ड में जो है क्या हो जाएगा, 200 करोड़ रुपये तक के साथ मतलब कुल मिला के ग्रीन फील्ड 500 करोड़ या 30% जो है परियोजना लागत का जो भी है उसको दिया जाएगा। इसमें क्या है आपका 200 करोड़। नहीं पूछेगा, फिर भी एक बार मोटा मोटा समझे रहिए, ठीक। पीएम मित्र पार्क वस्तु निर्माण इकाइयों को शीघ्र स्थापन के लिए भारत सरकार प्रत्येक पीएम मित्र पार्क के लिए 300 करोड़ रुपए की निधि भी प्रदान करेगी। ये इसे जो है प्रतिस्पर्धी प्रोत्साहन सहायता, कॉम्पिटिटिव इंसेंटिव सपोर्ट के रूप में जाना जाएगा। ये आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, इसमें आपसे यूपी में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो वही पूछा जाएगा। पीएम मित्र किससे रिलेटेड है, तो टेक्सटाइल पार्क से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें जो है कितने टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे, 7 टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे, ठीक। सात हैं, 7 राज्यों में बनाए जाएंगे, इसमें यूपी भी है। ये यहाँ से क्वेश्चन जो है आपका, यहाँ से भी क्वेश्चन हो सकता है कि इनमें से कौन सा राज्य है जिसमें जो है टेक्सटाइल पार्क मेगा माने पीएम मित्र के तहत, चूंकि 7 टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे, 7 स्टेट हैं। देखिए तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो ये मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश हो गया दोनों अपना, ठीक। इधर देख लीजिए तमिल तमिलनाडु है, तेलंगाना। देखिए गुजरात पीएम साहब का राज्य है, गुजरात महाराष्ट्र उनके लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये दोनों रहेगा। तो 2 2 4 हो गए। 3 जो है तमिल, तेलंगाना, कर्नाटक। तो इसमें ये याद रखिए आंध्र प्रदेश नहीं है, ठीक है। तो तमिल, कर्नाटक, ये बहुत मतलब नेक्स्ट लेवल पे जाके क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछ लेगा कि नहीं, जबरदस्ती आपको फंसाना है तो। ऐसे क्वेश्चन यूपी में पूछता है, ठीक है। ये जो है पीएम मित्र 5F से फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन, ये नहीं पूछेगा, इसको छोड़ दीजिए। भारत का विदेशी ऋण 2022 में आने, विदेशी ऋण की क्या स्थिति दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आपसे जनरली पूछा जाता है कि जो हमारा विदेशी ऋण है उसमें जो ऋण का जो स्वरूप है, यानी कि डॉलर के फॉर्म में ऋण ज़्यादा है कि जो है रुपए के फॉर्म में है, किसका मतलब कौन किसकी मात्रा अधिक है। एक प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है। दूसरा प्रश्न ये रहता है कि दीर्घकालिक या अल्पकालिक ऋण में मतलब किसकी मात्रा अधिक है ना। तो ये इस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं जो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है। तो ये है कि दिसंबर के अंत तक जो है आपका जो ऋण था, दिसंबर के अंत तक ऋण जो है 613 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है, जो ठीक है। इसको कोई मतलब नहीं, ये डाटा आपसे नहीं पूछेगा। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें जो है जीडीपी और बाह्य ऋण का अनुपात 19.1% दर्ज किया गया है। इस तरह के आंकड़े जो है कभी कभी आपसे पूछ लेता है।
तो जीडीपी और जो ऋण है, जो खास करके जो विदेशी ऋण है या बाह्य ऋण है, उसका अनुपात मतलब 19.1 दर्ज किया, ये आप देख सकते हैं। और जो जो इसमें जो मैंने अभी बोल रहा था दीर्घकालिक ऋण और अल्पकालिक, तो दीर्घकालिक ऋण की मात्रा ने जो है 613 में से इतना जो है दीर्घकालिक ऋण रहा, यानी कि दीर्घकालिक ऋण की जो जो घटक है वो जो है भाग जो है क्या है, अधिक है। इसी तरह से जो कुल बाह्य ऋण है अल्पावधि के लिए, ये इसकी हिस्सेदारी 21% की तुलना में ये कोई नहीं है। यहाँ देख लीजिए, जो ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, जो दीर्घकालिक ऋण है उसमें सर्वाधिक ऋण जो है किसमें है, अमेरिकी डॉलर के फॉर्म में है। अमेरिकी डॉलर यानी जो ऋण लेते हैं हम लोग देशों से, तो अमेरिकी डॉलर है। फिर उसके पश्चात जो है भारतीय रुपया आता है। तो ये क्वेश्चन आपसे आता है। फिर जो है इस SDR यानी स्पेशल ड्राइंग मतलब राइट, जो ये आपका जो है IMF वाला है, उससे ये आ जाता है तीसरे नंबर पर। तो ये यहीं पे डॉलर, भारतीय रुपया, SDR, ये क्रम आपसे कभी हो सकता है पूछ ले। राष्ट्रीय आय के द्वितीय अग्रिम अनुमान, तो ये जो द्वितीय अग्रिम अनुमान राष्ट्रीय आय के आए हैं, तो इसमें ये देख लीजिए कि जो ये जो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र हैं, है ना, तो उनकी क्या स्थिति है, उनकी हिस्सेदारी क्या है, मतलब एक चालू कीमतों पर और स्थिर कीमतों पर। यानी स्थिर कीमतों का बेस ईयर क्या है दोस्तों, 2011-12। तो ये इसको हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। तो यदि हम जो है इसमें ये क्वेश्चन यहाँ से आता है आपका किसकी कितने हिस्सेदारी है, इसमें बेसिकली क्रम पूछता है कि टर्सरी का, जैसे देखिए यहाँ पर जो तृतीयक क्षेत्र है इसकी हिस्सेदारी मतलब हमेशा ज़्यादा रही है, 52 से 54 के बीच में रही है। ठीक, तो 21-22 में भी कितना इसको दिखाया गया है, 52%। दूसरे नंबर पर क्या है, ये 26% जो है हिस्सेदारी किसकी है, द्वितीयक की। और प्राथमिक की कितना दिखाया गया है, 21%। तो कुल मिला के टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, ये जो है आपका हिस्सा हो जाएगा। ये इसको आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा सा, जो है इसमें और ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। ये नंबर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट इतना नहीं है, लेकिन एक मोटा मोटा ये जैसे देख लीजिएगा। ये जो आपकी राष्ट्रीय आय का द्वितीय अग्रिम अनुमान फरवरी 2023 में आया था, तो इसमें जीडीपी की वृद्धि दर 7% अनुमानित थी। ठीक, किसके लिए, जबकि वर्ष जो है यहाँ पर देख लीजिए, 22-23 के वास्तविक घरेलू उत्पाद यानी 22-23 के लिए जीडीपी साथ, देखिए ये जो ये आंकड़े हैं, जब हम लोग बजट पढ़ेंगे तो किसमें जीडीपी की ग्रोथ रेट क्या है, मतलब जीडीपी का जो है वृद्धि दर क्या है, वो बजट वाले सेशन में करेंगे। इन्हीं आंकड़ों का यूज वहां पर किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है 7% अनुमानित है, कुल मिला के जीडीपी जो है 7% की दर से अनुमानित है यहाँ पर जो है। और ये सब जो है आंकड़े आप पढ़ते रहिए, कोई मतलब नहीं है। बहुत आपको लग रहा है तो ये जो ये है आपका प्रति व्यक्ति आय। ठीक, प्रति व्यक्ति आय स्थिर कीमतों पर और चालू कीमतों पर, ये दो आंकड़ा आप याद कर सकते हैं। ये कभी भी आपको एग्जाम में दिखाई दे सकता है। जो चालू कीमतों पर होगा वो जो है ज़्यादा होगा, जो स्थिर कीमतों पर होगा वो क्या होगा, कम होगा। तो ज़्यादा और कम का ऐसे देख लीजिए कि जो प्रति व्यक्ति आय यानी 22-23 में जो है पर कैपिटा इनकम जो है स्थिर कीमतों पर, ठीक, यानी 11-12 के आधार पर देखें तो 98,118 रुपये। इंपॉर्टेंट डाटा है ये। स्थिर कीमतों पर 98,111 रुपये है। और यही यदि थोड़ा सा पहले यानी 21-22 में करें तो 92,000 रुपये थी। तो कोई मतलब नहीं, हम लोग 22-23 का देख लेते हैं कि 22-23। यदि चालू कीमतों पर देखें तो ये चालू कीमतों पर जो है चालू कीमतों पर जो है प्रति व्यक्ति आय 1,72,000 रुपये। 1,72,000 रुपये, ये दो डाटा आपके इंपॉर्टेंट हैं। क्या
स्थिर कीमतों पर आपकी कितनी है ये देख लीजिए। स्थिर कीमतों पर आपका 98,118 रुपये और चालू कीमतों पर 1,72,000 रुपये अनुमानित है। जबकि 21-22 में कितना था, 1,48,000, और इधर कितना था, 92। ये दो आंकड़े आप जो है याद कर सकते हैं इकोनॉमिक्स में, ये इम्पोर्टेंट है, आपसे यूपी में कभी भी पूछा जा सकता है। अब आ जाते हैं दोस्तों केंद्रीय बजट 2023-24 में। देखिए, ये जैसे जो बजट है, आर्थिक समीक्षा है, ये जो है क्या है, अलग से करने वाले जो है मतलब टॉपिक हैं, इसको आपको डिटेल में करना चाहिए। यहाँ से अच्छे क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं, लेकिन हम लोग इसी जो ये हमारे दृष्टि 2023 है, जितना इसमें कवर किया है, हम लोग प्रयास करेंगे कि उसी में से जो है जल्दी जल्दी करें, और यदि टाइम मिला तो हम लोग बजट और इकोनॉमी सर्वे को अलग से देख लेंगे। यहाँ पर देख लेते हैं बजट में जो है हम लोग, देखिए बजट से क्या है ना कि जैसे कोई नई स्कीम वगैरह घोषित की जाती है तो वो पूछ लेता है ना। तो देखिए, ये जो है संसद में जो है कितने, संसद में जो है 45.03 लाख करोड़ का ये बजट था। कुल मिला के जो बजट था ये 45 दशमलव, ये एक नंबर इम्पॉर्टेंट है। ये अमृतकाल का जो है पहला आम बजट है। देखिए इस बार का बजट है ना, जो इसमें बड़ा मतलब जो है बड़ी बड़ी बातें, अमृतकाल है ना, और जो है क्या कहते हैं सप्तऋषि, है ना, अजीब अजीब से शब्द आएंगे, तो उस वो सब हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का है भैया कहाँ पर जो है नंबर्स जो दिखाई दे रहे हैं, कितनी वृद्धि हुई, कितनी घटोतरी हुई, कहाँ पर कौन सी नई स्कीम चालू की गई, वो इम्पोर्टेंट है। तो ये कुल मिला के अमृतकाल का बजट है। अब अमृतकाल क्या है, अब 1947 तक जो है भारत में क्या चलेगा, अमृतकाल चलेगा। ठीक है, तो ये हम जो है अमृतकाल में प्रवेश कर चुके हैं। ये अमृतकाल का जो है पहला बजट है, और अब जो है सप्तऋषि यानी 7 प्राथमिकताओं पर आगे बढ़ना है। मतलब कुल मिला के ये बजट जो है सप्तऋषि पर आधारित है, 7 प्राथमिकताओं पर आधारित है। इन्हीं 7 प्राथमिकताओं के आधार पर बजट में जो है बजट का जो है डिस्कशन किया गया है। अब इसमें देख लेते हैं, अभी जैसे हम लोगों ने पढ़ा था वो 7% होने का अनुमान है। चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की आर्थिक वृद्धि दर 7% होने का अनुमान है। ये अभी हम लोगों ने जो है ये अग्रिम अनुमान में ये हमने पढ़ा था, ये राष्ट्रीय आय के द्वितीय अग्रिम अनुमान में 7% पढ़ा था जीडीपी के, वही डाटा का यूज यहाँ पर कर लिया गया। 7% होने का क्या है, अनुमान है। तो ये इंपॉर्टेंट नंबर है 7%। तो बजट से आया ये आपका जीडीपी कितना कितना अनुमानित की गई है आपकी, 7%। इसको एकदम याद कर लीजिए। ये खाद्य एवं पोषणगत सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत, मतलब ये कुल मिला के पीएम गरीब ये योजना जो है आपके, इसके 1 साल के लिए, और इसको जो है क्या किया गया है, बढ़ा दिया गया। 1 जनवरी 2023 से जो है लागू किया गया है। विगत 9 वर्षों से, अब नेक्स्ट नंबर है, विगत 9 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दुगनी से भी अधिक होकर 1,97,लाख रुपए हो गई है। वही हम लोगों ने जो अभी पढ़ा था ऊपर, ऐसे कह सकते हैं 1,72,000 रुपये अनुमानित है। तो कुछ इसी तरह से जो है प्रति व्यक्ति आय दुगनी से भी अधिक हो गई है, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर ये नंबर इंपॉर्टेंट है। पिछले 9 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था जो है 10वीं से कहाँ आ गई है, 5वें स्थान पर आ गई है। भारत एट द रेट ऑफ 100 तक की यात्रा में अमृतकाल के दौरान निम्नलिखित 4 मौके रूपांतरकारी हो सकते हैं: महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, पर्यटन। ये आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। बजट की प्राथमिकताएं, प्रस्तुत बजट में 7 प्राथमिकताएं या सप्तऋषि के नाम से जाना गया है, और ये सप्तऋषि के अंतर्गत जो है ये जो प्राथमिकताएं हैं इसको ऐसे देख सकते हैं। इन्हीं के आधार पे हम लोग जो है बजट की चर्चा करेंगे। 7 प्राथमिकताएं क्या है, समावेशी विकास, तो समावेशी विकास के लिए यानी इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए क्या किया जा रहा है, अंतिम छोर तक पहुंचना, इसके लिए क्या किया जा रहा है, रीचिंग द लास्ट माइल। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, साक्षरता के क्षेत्र में, ग्रीन ग्रोथ यानी डेवलप हरित विकास के क्षेत्र में, यूथ पावर और
फाइनेंशियल सेक्टर, माने इन इन क्षेत्रों में बजट में क्या स्थिति रही है, क्या एलोकेट किया गया, क्या नई स्कीम चालू की गई है, इन बातों पर चर्चा होगी। पहला देख लेते हैं, प्राथमिकता एक यानी समावेशी विकास, यानी सप्तऋषि का पहला पॉइंट समावेशी विकास। तो इसके तहत जो है क्या किया जाए, कृषि हेतु डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है निर्माण किया जाएगा। कृषि के लिए क्या किया जाएगा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। कृषि वर्धक निधि यानी एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड का भी जो है निर्माण किया जाएगा। ये एक नया इसमें जो प्रोग्राम है, आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम, यानी 2200 करोड़ रुपए के परिव्यय से आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, अब ये मतलब कह सकते हैं कि जो समावेशी विकास के तहत जो है कृषि, मतलब ये कुल मिला के किसके तहत किया गया है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मतलब पर ध्यान दिया जाएगा। ये एक फंड बनाया जाएगा, ठीक है, और आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम चलाया जाएगा। मिलेट यानी कि मोटे अनाज के लिए वैश्विक केंद्र, यानी जो मिलेट है मोटा अनाज है उसके लिए वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी। ठीक, कहाँ पर की जाएगी, ये जो है आपका हैदराबाद। ठीक, भारतीय बाजरा अनुसंधान या भारतीय मिलेट अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में उत्कृष्टता केंद्र के रूप में इसको बढ़ावा दिया जाएगा। तो एक तो मोटे अनाज को प्रधानमंत्री मोदी जी ने श्री अन्न का नाम दिया है। ठीक, और श्री अन्न को यानी मोटे अनाज को जो है के संदर्भ में वैश्विक केंद्र जो है कहाँ पर, ये आपका भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा। ठीक, उत्कृष्टता केंद्र के रूप में। अब ये फैक्ट देख लीजिए, मिलेट्स का यानी मोटे अनाज का भारत जो सबसे बड़ा उत्पादक है तथा दूसरा सबसे बड़ा क्या है, निर्यातक देश है। ये यही सब फैक्ट यहाँ से पढ़ने पे ये सब चीज़ें आपको मिलती हैं। अब ये फिशरीज के सेक्टर में क्या किया जाएगा ये देख लीजिए। फिशरी के सेक्टर में आप जानते हैं पीएम मत्स्य संपदा योजना चलाई जा रही है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चलाई जा रही है। इसके लिए 6000 करोड़ रुपए के लक्षित निवेश के साथ ये मतलब कुल मिला के पीएम मत्स्य संपदा योजना। ठीक, इसके बाद आ जाइए, कुछ खास यहाँ पर नहीं, सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन। ये सिकल सेल जो है एनीमिया उन्मूलन है, इसके लिए जो है वर्ष 2047 तक जो है इस बीमारी को जो है ख़त्म करने का जो है क्या किया गया है, एक मिशन के तौर पे लिया गया है। ठीक, इसके अलावा ये आंकड़ा, एक और आंकड़ा है आपका यहाँ पर देख लीजिए, स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर परिव्यय यानी व्यय में जो है जो है उस एक्सपेंडिचर में जो है वृद्धि है वो दिखाई गई है। स्वास्थ्य पर 19 में जो है 19 में 1.4 हो रहा था, 23 में यानी कि वर्तमान में 2.1% है, शिक्षा में 2.9% है। ये आंकड़े इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको याद कर लीजिए कि स्वास्थ्य पर 2.1 हम खर्च कर रहे हैं, शिक्षा पे 2.9 खर्च कर रहे हैं। ये जीडीपी का ये जो है इतना परसेंट जो है शिक्षा और स्वास्थ्य पे खर्च कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट है, आपको इन आंकड़ों को मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसको देख सकते हैं, आपके एग्जाम में काम आएगा। इसके अलावा इसमें देखिए अंतिम अंतिम छोर तक यानी व्यक्ति तक पहुंचना, तो आकांक्षी बाल ब्लॉक कार्यक्रम यानी जो आकांक्षी जिले हैं और ब्लॉक कार्यक्रम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, 500 आच्छादित करने का। प्रधानमंत्री पीबीटीजी विकास मिशन यानी पीबीटीजी यानी जो विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूह यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप होते हैं, यह जो है इनके लिए जो है 73 में एक जो है कमेटी बनी थी। उस कमेटी ने के रिकमेंडेशन पर ही 1975 में जो जनजातियां होती हैं जो है बहुत ही जो क्या है एक तरह से आदिम हैं, आदिम स्वरूप की जनजातियां हैं, उनको जो है एक विशेष नाम यानी पीबीटीजी के रूप में उनको जो है पहचान दी गई। ठीक है, इस समय लगभग जो है 90s के 90 के आसपास है। इसको देख लीजिएगा मतलब कितनी जनजातियां इस समय इस समूह में शामिल हैं, तो लगभग 92-93 के आसपास है, मुझे एग्जैक्ट नंबर इस समय नहीं याद है। तो ये
इन जनजातियों के लिए प्रधानमंत्री पीबीटीजी विकास मिशन की जो है शुरुआत की जा रही है। इसके लिए जो है अगले 3 वर्षों में 15,000 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक। और संरचना और निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो और इसमें जो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटले यानी पूंजीगत में जो है क्या हुआ है, लगातार तीसरे वर्ष 33% की तीव्र वृद्धि के साथ इसमें इसे 10 लाख करोड़ किया जा रहा है। कोई बात नहीं, ये नंबर नहीं आपको इम्पोर्टेंट है। ये इफेक्टिव व्यय परिव्यय ये भी नहीं इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। रेलवे में जो है 2 लाख करोड़ रुपए तक का पूंजीगत परिव्यय का प्रावधान है, जो अब तक का सर्वाधिक परिव्यय है, यानी नहीं पूछेगा आपसे। ये आ जाइए शहरी अवसंरचना विकास निधि। ठीक, तो ये इस निधि की स्थापना की जाएगी। शहरी अवसंरचना ने जो शहर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं उनको फाइनेंस करने के लिए ये जो है उसी प्रकार से की जाएगी जिस प्रकार से रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के ही तौर पर इसकी जो है ये आपका शहरी जो है अवसंरचना फंड का जो है निर्माण किया जाएगा। तो दोस्तों ये जो RIDF है, ठीक, ये जो है 95-96 में इसकी जो है स्थापना इस फंड की हुई थी। इस फंड का उपयोग टीयर 2 और टीयर 3 के शहरों में और संरचना के विकास में किया जाएगा। कोई बात नहीं है। प्राथमिकता 4 सक्षमता को सामने लाना, तो इसके लिए मिशन कर्मयोगी जो है आपका लॉन्च किया गया है। मिशन कर्मयोगी मतलब कुल मिला के कर्मयोगी, मिशन कर्मयोगी किनके लिए है, तो जो सिविल सर्वेंट हैं उनके लिए है। ठीक है, उनको और सिविल सेवकों हेतु क्षमता निर्माण योजनाएं तैयार और क्रियान्वित किया जा रहा है। ठीक, मिशन कर्मयोगी के तहत ये कुल मिला के सिविल सेवकों हेतु क्षमता निर्माण योजनाएं और क्रियान्वित किया जा रहा है इसके तहत, मिशन कर्मयोगी के तहत। इसमें और ये सब कोई बहुत खास इंपॉर्टेंट नहीं। प्रयोगशाला में उत्पन्न हीरों को बढ़ावा देना कोई मतलब नहीं है। हरित विकास में आप ये समझिए ग्रीन डेवलपमेंट में जो है इसके तहत जो है आप ये देख सकते हैं प्रधानमंत्री द्वारा मिशन लाइफ का जो मिशन लाइफ की संकल्पना प्रस्तुत की गई थी। तो मिशन लाइफ जो है कार्यक्रम ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये आप जानते हैं मिशन लाइफ जो है COP26 जो ग्लासगो में हुआ था वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट दिया था मोदी जी ने। ठीक, तो ये क्या है कि हम पर्यावरण के लिए जीवन शैली यानी अपने लाइफ स्टाइल में कैसे क्या क्या बदलाव करके हम इस पर्यावरण की सहायता कर सकते हैं, इस पृथ्वी को बेहतर बना सकते हैं। ये जो है एक तरह से जो है मास मूवमेंट टाइप का ये प्रोग्राम है। ठीक, मिशन हरित हाइड्रोजन मिशन, ठीक है, ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। मिशन हरित हाइड्रोजन क्या है, तो इसके तहत जो ये देख लीजिए कि 5 MMT का जो है वार्षिक उत्पादन करना है 2030 तक। कोई बात नहीं, इसको छोड़ दीजिए। फिर इसमें देखिए PM प्रमाण जो है पृथ्वी माता के पुनरुत्थान, इसके प्रति जागरूकता, पोषण और सुधार हेतु प्रधानमंत्री कार्यक्रम। कुल मिला के PM प्रणाम की जगह जो है PM प्रणाम में जो है राज्यों को रासायनिक उर्वरक के संतुलित प्रयोग और इसके स्थान पर वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। PM प्रणाम माने PM जो है भारत माता को प्रणाम कर रहे हैं, मतलब धरती माता को प्रणाम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम अब रासायनिक खादों की जगह क्या यूज करेंगे, उनका संतुलित उपयोग करेंगे, या फिर उनकी जगह पर जो वैकल्पिक खादें हो सकती हैं जो कि कम प्रदूषण फैलाती हैं उनका यूज करें। गोवर्धन स्कीम के बारे में आप जानते ही हैं, अपशिष्ट से आमदनी, ठीक है, मतलब गोबर धन आने की। कुल मिला के आप जो है क्या है इसमें देख लीजिए, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन आने नामक स्कीम 500 नए अपशिष्ट से आमदनी वेस्ट टू वेल्थ संयंत्रों को चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया जाएगा। मतलब कुल मिला के गोवर्धन से मतलब कुल मिला के जो बायोगैस होती हैं, बायोगैस संयंत्र होते हैं, इस तरह की चीज़ें एक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि जो वेस्ट होता है, ठीक, उनसे जो है हम क्या पा सकें, मतलब एनर्जी मिल सके कुल मिला के। तो ये एक तरह से साइक्लिक अर्थव्यवस्था का पार्ट है। ठीक है, इसमें 200 कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र स्थापित हो गए जिनकी लागत जो है कोई मतलब नहीं है।
मिष्टी योजना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। मिष्टी का नाम ही मिठाई है, ये बंगाली शब्द है। मिष्टी योजना के तहत दोस्तों जो तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पर मैंग्रोव के जो है डेवलपमेंट को जो है क्या किया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा। मैंग्रोव के रोपण को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक, तो यही है। तो ये इस बार की वन रोपण में भारत को मिली सफलता के आधार पर तटीय रेखा के साथ साथ लवण भूमि पर जहाँ भी व्यवहार्य हो मैंग्रोव पौधारोपण के लिए, ये मैंग्रोव पौधों का जो है क्या है, रोपण किया जाएगा। इसका नाम ही है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटाट्स एंड टेंजिबल इनकम्स, यानी कि उन पौधों का रोपण किया जाएगा, फिर उनसे जो भी इनकम होगी वो वहाँ के लोग अपना जो भी लगाएगा वो लेगा, मतलब कुल मिला के। ठीक है, तो ये जो है एक तरह से ये इम्पोर्टेंट है। मिष्टी योजना किस किस चीज़ से संबंधित है, ये आप जो है जानते रहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4। इसका कोई मतलब नहीं है, ये पुरानी योजना है। हमने कौशल विकास चल रहा, चलने दीजिए। राष्ट्रीय प्रशिक्षुता यानी अप्रेंटिसशिप जो है प्रोग्राम प्रमोशन स्कीम, ये भी अपना चल रही, चलने दीजिए। यूनिटी मॉल, ठीक, ये जो है ये देख लीजिए यूनिटी मॉल क्या है। कुल मिला के ये जो है इस यूनिटी मॉल के रूप में जो है प्रत्येक राज्य की राजधानियों के जो प्रमुख पर्यटन स्थल हैं या उनकी जो वित्तीय राजधानी है किसी भी राज्य की, वहाँ पर एक यूनिटी मॉल स्थापित किया जाएगा। इसके माध्यम से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को, जीआई उत्पाद को, हस्तशिल्प को, है ना, इनके विक्रय को, यानी कुल मिला के इनको बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक, तो यूनिटी मॉल नहीं पूछेगा, फिर भी एक बार देख लीजिए। वित्तीय क्षेत्र, एसएमएसएमई मतलब जो है आपके जो सूक्ष्म मध्यम लघु उद्योग हैं उनको लिए ऋण गारंटी की बात की गई है। ये आपसे नहीं पूछेगा, यहाँ पर आ जाइए। ये आज़ादी का अमृत महोत्सव महिला सम्मान, तो इसमें नई लघु बचत योजना शुरू, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए कुल मिला के वन टाइम न्यू स्मॉल सेविंग स्कीम है, नहीं पूछेगा। वित्त मंत्री ये इतने का तो प्रस्तुत किया। कुल मिला के इस कुल प्राप्तियों को यदि राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों में बांटा जाए तो राजस्व प्राप्तियां का हिस्सा जो है कितना है, 58%। यानी कि जो प्राप्तियां, जो बजट में प्राप्तियां और व्यय होता है, तो जो प्राप्तियां हैं किसका उसमें हिस्सा है, राजस्व प्राप्ति का हिस्सा इसमें क्या है, ज़्यादा है, और पूंजीगत प्राप्ति क्या है, कम है। ये डाटा मतलब ऐसे रख लीजिए कि जो आपका जो राजस्व प्राप्ति है वो ज़्यादा है और कैपिटल जो है क्या है, ठीक है, ये हिस्सा आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पर ये देख लीजिए, जो ये प्राप्तियां है, जो व्यय होगा, व्यय किस में होगा, राजस्व व्यय जो है 77% और पूंजीगत व्यय मात्र जो है 22.23% व्यय करने का अनुमान है। तो कुल मिला के प्राप्तियां भी पूंजीगत ज़्यादा हैं और व्यय भी पूंजीगत ज़्यादा है, तो ये पूछा जा सकता है। टैक्स में व्यक्तिगत आय के संबंध में जो है पहली घोषणा रिबेट संबंधित है, यानी कि वर्तमान में पुरानी और नई कर व्यवस्था में 5 लाख रुपए तक की आय वाले व्यक्ति को किसी प्रकार का भुगतान नहीं करते हैं, अतः रिबेट की सीमा अब 7 लाख रुपए तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। कुल मिला के इसमें जो है ये इस प्रकार नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक व्यक्तियों को कोई कर भुगतान नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ये देख लीजिए यहाँ पर ये जो है आपका इसमें बहुत देखिए, वर्तमान स्लैबों की संख्या घटाकर 5 करते हुए कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपए करते हुए इस व्यवस्था कर संरचना को बदलने का प्रस्ताव किया गया। कर की नई दरें निम्नलिखित हैं। देखिए, 3 लाख रुपए तक शून्य दर है, 3 से 6 लाख तक 5 है, 6 से 9 लाख तक 10% है। ठीक है, ये दर आप स्ट्रक्चर एक बार देख लीजिए, ये नहीं पूछेगा क्वेश्चन। जो पुरानी व्यवस्था थी उसमें क्या था, ये 2.5 लाख रुपए तक जो है क्या है, शून्य है, 2.5 से 5 तक जो है 5% है। ठीक है, ये
व्यक्तिगत आय कर में चौथी घोषणा देश की अधिकतम कर की दर है जो 42.74% है। यह विश्व में जो है सबसे अधिक दरों में से एक है। नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार दर यानी हाईएस्ट सरचार्ज रेट को 37 से घटाकर 25 कर दिया गया है। इसके परिणाम स्वरूप अधिकतम कर की दर जो है 39% जो है हो गई है। ठीक, तो ये एक बार देख लीजिए इसको, कुल मिला के जो अधिकतम कर की दर है मतलब सरचार्ज वगैरह सब लगा के, तो वो 39% तक मतलब जाएगा। अब कुल मिला के जो अधिकतम सरचार्ज है वो 25% तक जो है प्रस्ताव किया गया इस व्यवस्था में। ठीक है, अभी तक कितना था, 37%। मतलब जो टैक्स के ऊपर टैक्स लगाया जाता है, जैसे कि मान लीजिए शिक्षा को पोषित करने के लिए या मतलब इस तरह के जो टैक्स लगाए जाते हैं, ठीक है, तो वो टैक्स के ऊपर जो टैक्स होते हैं तो वो अभी तक 37% था, उसको घटा के 25% कर दिया गया है। तो अब अधिकतम जो कर हो सकता है वो 39% तक हो सकता है। सब्सिडी वाले पे ये देख लीजिए आंकड़ा जो है सब्सिडी से रिलेटेड क्या है। देखिए जो सब्सिडी है, सब्सिडी में जो है कुल मिला के जो 22-23 और 23-24 में देखें तो 22-23 की तुलना में 23-24 में सब्सिडी में 28.29% की 28.29 यानी 28-29 मतलब ऐसे याद कर लीजिए। तो 28.29% की क्या हुई है, कमी हुई है, कमी की गई है। मतलब कुल मिला के ये सब्सिडी में पिछले साल की तुलना में ये कमी की गई है। ठीक, अब इसमें देख लीजिए सब्सिडी का जो कंपोनेंट है वो किस किस सेक्टर में। देखिए जो सब्सिडी है आपकी सबसे ज़्यादा जो है खाद्य यानी फूड सब्सिडी जो दी जाती है वो सबसे ज़्यादा है, फूड सब्सिडी, खाद्य सब्सिडी। फिर इसके बाद जो है आपकी फर्टिलाइजर सब्सिडी यानी उर्वरक सब्सिडी है। तो देन इसके बाद ये है। तो कुल मिला के जो ये एग्रीकल्चर पे जो सब्सिडी दी जाती है वो जो है क्या है आपकी खाद्य एवं उर्वरक। ठीक, ये दोनों सबसे ज़्यादा हैं। तो उर्वरक और खाद्य सब्सिडी में सबसे ज़्यादा कौन है, आपकी खाद्य सब्सिडी है। इसके अलावा यहाँ पर देख लीजिए जो अपने जो जो ये जो टोटल आपका टैक्स रिसिप्ट है सकल कर राजस्व में सकल कर यानी टोटल जो टैक्स है वो जीडीपी का कितना है, 11.1%। ठीक, यानी कि 11 जीडीपी और टैक्स में जो रेशियो है क्या है, 11.1। उसमें जो है प्रत्यक्ष कर ज़्यादा है, अप्रत्यक्ष कम है। इसी प्रकार से मतलब कुल मिला के जो टैक्स है आपका, तो उसमें कौन सा सबसे ज़्यादा है, डायरेक्ट टैक्स है। फिर ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कंपोजिशन में कि जो टैक्स कलेक्शन हुआ है उसमें डायरेक्ट टैक्स अधिक है कि इनडायरेक्ट टैक्स अधिक है। तो टोटल जितना भी मान लीजिए ये कितना है, राजस्व जो है 33.61 लाख करोड़ रुपए भारत सरकार के पास मान लीजिए 23-24 में आएगा। तो उसमें जो है 54% जो है आपका डायरेक्ट टैक्स होगा और 45.75% इनडायरेक्ट टैक्स होगा। ठीक, अब यदि इस टैक्स में देखें तो सबसे ज़्यादा जीएसटी से आएगा पैसा, फिर निगम कर, फिर आयकर। ठीक, तो ये इसका जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है। अब इसमें देख लेते हैं बजट अनुमान 23-24। तो बजट अनुमान में 23 प्रमुख योजनाओं के लिए जो आवंटन हुआ है, तो जैसे महात्मा गांधी यानी कि जो नरेगा है, नरेगा के लिए जो है क्या हुआ है, 60,000 करोड़ किया गया है। ठीक, जल जीवन मिशन के लिए जो है 70,000 करोड़ किया गया है, बढ़ाया गया है। इसमें देखिए इस वाले में घटा दिया गया है, 89 से 60 कर दिया गया है। ठीक, और प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 79 मतलब जो है आपका 1000 आपका जो क्या होगा, करोड़ रुपए। नहीं तो इसमें देखें तो सबसे ज़्यादा किसमें अभी तक ये दिखाई दे रहा है नंबर, तो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए। अब आर्थिक नेक्स्ट इसमें टॉपिक है आर्थिक समीक्षा 22-23। इसमें भी हम लोग जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपके जो है रहते हैं। ठीक है, तो ये जैसा कि आप जानते हैं भारत 5वीं सबसे अर्थव्यवस्था है, कोई बात नहीं है। आगामी मार्च तक भारत की नॉमिनल जीडीपी जो है 3.5
ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगी, कोई बात नहीं है। विश्व भर की एजेंसियों ने 2023 में भारत की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और जिसकी वृद्धि 6.5 से 7 के बीच में अनुमानित की गई है, तो इन्होंने लमसम उसमें जो है आर्थिक समीक्षा में ये नंबर आपका दे दिया। अब देख लेते हैं क्या स्थिति है, किसने क्या कहा, मतलब किन देशों की क्या स्थिति रहेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत की जो है 22 में 6.8 है, 6.1 जो है क्या है, अनुमानित है। ये अभी इससे रिलेटेड डाटा आपको मिलेगा। देखिए, जो आर्थिक समीक्षा कहती है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर की हिस्सेदारी के रूप में देखें तो हमारा जो है क्या है, प्रत्यक्ष कर जो है, प्रत्यक्ष कर की हिस्सेदारी 52% और अप्रत्यक्ष कर की हिस्सेदारी 48% है। प्रत्यक्ष कर में आपका क्या है, व्यक्तिगत आयकर और निगम कर आता है। अप्रत्यक्ष कर में जो है आपका जीएसटी है ना, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, ये सब आ जाता है। तो कुल मिला के वही जो आप लोग बजट में देख रहे थे वही है। वित्तीय वर्ष 21 के दौरान केंद्र सरकार का कुल व्यय बढ़कर जीडीपी का 17.7% हो गया, जो 5 वर्षों में सबसे अधिक है। कोई बात नहीं है। यहाँ आप देख लेते हैं कि विश्व व्यापार के प्रमुख मतलब जो है वो दिया हुआ है, क्या स्थिति रही है। तो 19, 20, 21 दिया, तो हम लोग 21 का देख लेते हैं कि 21 में क्या रही है। तो वर्ल्ड विश्व पण्य निर्यात यानी मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में जो है भारत का हिस्सा जो है कितना है, 1.8। और कमर्शियल सर्विसेज यानी वाणिज्यिक सेवाओं के में जो है भारत का जो है हिस्सा जो है कितना है निर्यात में, ये है 4। तो कुल मिला के जो वस्तुएं कह लीजिए पण्य निर्यात है उसमें 1.8% का हिस्सा है और इसमें 4 का हिस्सा है। इसके अलावा नंबर्स और कुछ देख सकते हैं। तो ओवरऑल मतलब मर्चेंडाइज और जो है सर्विसेज को दोनों को मिला दें तो ये जो है 2.2 हो जाता। नहीं, इम्पोर्टेंट नहीं है बहुत। आयात के संदर्भ में जो है दोनों का ओवरऑल 2.7 है, नहीं पूछेगा। स्थान देख लेते हैं। निर्यात में भारत का स्थान जो है 21 है, आयात में जो है 14 है, ठीक। और सेवा मतलब ये पण्य निर्यात में, ठीक है। और पण्य निर्यात में 21 है और पण्य आयात में कितना है, 14। ये नंबर नहीं पूछेगा, मत ज़्यादा इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। सकल घरेलू बचत यानी ग्रास डोमेस्टिक सेविंग। तो ग्रास डोमेस्टिक सेविंग जो है ओवरऑल कितनी है आपकी, 29.9, ठीक। ये थी 19-20 में। यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछता है टोटल आपकी सेविंग कितनी है जीडीपी के प्रतिशत के रूप में, तो 29.9 है। इसमें जो जो हिस्सेदारी यानी जो ये सेविंग जहाँ से आती है सबसे ज़्यादा, वो आती है आपकी घरेलू क्षेत्र से यानी डोमेस्टिक, मतलब उससे आती है सबसे ज़्यादा, ठीक। देन इसके बाद निजी निगम क्षेत्र है, फिर सार्वजनिक क्षेत्र है। तो कुल मिला के जो ये 19-20 है, 20-21 में जो है कमी हो गई है थोड़ा सा, यानी ये हो गई है 28.2%। लेकिन एरिया वही है अभी भी, घरेलू क्षेत्र से 22, निजी से 10, सार्वजनिक से मान लीजिए नकारात्मक इसमें दिखाया गया है। यानी सार्वजनिक क्षेत्र में जो हिस्सेदारी है इसमें बचत की, वो क्या है, निगेटिव है। तो ये क्वेश्चन आपसे यहाँ से उठ सकता है, पूछा जा सकता है किस में से जो है निगेटिव रहा है या सबसे अधिक हिस्सेदारी। ये क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते रहे हैं यूपी में, तो इसको आपको देख के जाना ही पड़ेगा। अब ये बहुत ही फेवरेट इनका टॉपिक है, मतलब जो ये आर्थिक समीक्षा में डेटा दिया रहता है कि जो उत्पादन और किस मतलब किस फसल का जो है कितना उत्पादन हुआ है। तो ये यूपी के लिए इम्पॉर्टेंट डेटा है। इसको आप लोग जो है याद कर लीजिए कुछ चीज़ें, जैसे कि चावल है इनका फेवरेट, मतलब 1-2 साल में ये पूछा ही जाता रहा है। तो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक वेस्ट बंगाल, यूपी, पंजाब है ना। तो इसको कुछ भी जो है कोडिंग करके जो है
कोडिंग वोडिंग करके याद कर लीजिए। जैसे इसका तो चावल गेहूं का तो ऐसे ही याद कर लीजिए। ठीक, चावल गेहूं का क्या है, बंगाल, यूपी, पंजाब। कुछ नहीं कोड बन रहा है, वेस्ट बंगाल, यूपी, पंजाब। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिए कि सबसे ज़्यादा देखिए चावल के उत्पादन में यूपी नंबर 1 नहीं है, तो यूपी नहीं है तो कौन है, पंजाब। पंजाब नहीं है, पंजाब तीसरे में, नंबर 1 पर कौन है, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। वहाँ वो डेल्टाई क्षेत्र में है, तो कुल मिला के वहाँ चावल खूब होता है। तो चावल में बंगाल, फिर यूपी, फिर पंजाब। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, याद कर लीजिए चावल में। इसके लिए कुछ कोडिंग वोडिंग करके अपना जो है बना के जो है याद कर लीजिए। गेहूं में जो है, गेहूं में अब यूपी आ जाएगा, यूपी, एमपी। ठीक, तो यूपी एमपी कर दीजिए। तो इसमें एक एक वर्ड को लीजिए, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब। ठीक, अब देखिए पंजाब यहाँ पर दोनों में जो है तीसरे नंबर पे है। ठीक, यहाँ पर उत्तर प्रदेश गेहूं के उत्पादन में क्या है, नंबर 1 पर, यूएम। ठीक है, कुछ अपने हिसाब से भी इसकी कोडिंग करके ये तो आपको याद करना ही करना है। ठीक है, तो यूएमपी करके कुछ याद कर लीजिए, कोडिंग कर लीजिए। मक्का मकर। ठीक, मक्का मकर, मक्का में कौन है, कर्नाटक नंबर 1 पर है। ठीक, ये जैसे गेहूं चावल में तो क्रम आपका 1 2 3 पूछ लेगा, मक्का उक्का में पहला पूछ ले उतना बहुत है। तो मक्का में कौन है, मकर, मक्का क करके कर्नाटक। तो इसको इस तरह से याद कर लीजिए। तो ठीक है, और कुल मोटे अनाज यानी जो मिलेट्स होते हैं, तो मोटा अनाज तो कुल मिला के जो है उधर जो आपका थोड़ा सा जो है कौन सा होगा, जो आपका जो सब ट्रॉपिकल होगा, या मान लीजिए कुछ कह लीजिए कि जो है जहाँ पर जो है थोड़ा सा ड्राई लैंड एग्रीकल्चर की सिचुएशन होगी, उस एरिया में सबसे ज़्यादा जो है ये मोटे अनाज होंगे। तो मोटे अनाज, या कह लीजिए कि जो मानसून पर निर्भर क्षेत्र हैं, जहाँ पे जो है क्या है 50 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है, तो उन एरिया में आपकी क्या होगी, ये मोटे अनाज की खेती होगी। तो कुल मिला के मोटा अनाज तो ये जो है कर्नाटक, जो है आपका कर्नाटक, राजस्थान, ये जो है अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र जो हैं उन जगहों पर ये मोटे अनाज का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। तो मोटा अनाज कौन खाएगा, जिनका करम फूटेगा, करम, कुछ इस तरह से याद है। मोटा अनाज कौन खाएगा, जिनका करम फूटेगा, जिनका कर्म अच्छा होगा कि जिनका कर्म खराब होगा। ठीक है, तो आज के नए ज़माने में, जो नए समय में, ये मोटे अनाज जो है क्या है, बहुत ज़्यादा जो है फायदेमंद हैं। ठीक, जौ, बाजरा, इन सबको जो है प्रमोट किया जा रहा है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। तो आज के समय में कर्म अच्छे होंगे तो वही मोटे अनाज उनको मिलेंगे। ठीक, नेक्स्ट देख लीजिए, कुल दाल में जो है, जो आपकी पल्सेज हैं, तो कुल दालों में जो है ओवरऑल कौन नंबर 1 पर है, आपका एमपी है। ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है। कुल मिला के टोटल दालों में कौन है सबसे ज़्यादा, एमपी है। ठीक है, इसी तरह से जो है कुल खाद्यान्न में, कुल खाद्यान्न में जो स्थिति गेहूं की थी, वही स्थिति जो है टोटल खाद्यान्न में है। यानी गेहूं में कौन था, यूएमपी। ठीक, यूएमपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब। तो ये आपको याद कर लीजिए, यूएमपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, कुछ करके कोडिंग वोडिंग करके, या और भी कोडिंग कर सकते हैं तो कर लीजिए। इसी तरह से मूंगफली इंपॉर्टेंट है, मूंगफली में आपका गुजरात। ठीक, मूंगफली में मतलब मूंगफली गुजरात, ये इसका क्रम आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसका देख लीजिए, मूंगफली में जो है GRT, GRT। ठीक, कुछ याद कर लीजिए कोडिंग। यानी मूंगफली, मूंगफली क्या होती है, मतलब पेड़ पे लगती है ऊपर की नीचे जमीन में जमीन के अंदर होती है मूंगफली, है ना, मूंगफली जमीन के अंदर होती है कि ऊपर होती है, देख लीजिए, मेरे समझ से जमीन के अंदर लगती है। ठीक है, बालुई बलुई जमीन में। तो मूंगफली जो है क्या होगा, उसमें मूंगफली गिरती नहीं है। ठीक है, वो अंदर मान लीजिए, तो मूंगफली क्या होगी, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु इसका जो है,
तो गीरत मूंगफली गीरत, मतलब कुछ ऐसे याद कर लीजिए कुल मिला के। इसी प्रकार से जो है कुल तिलहन में, यानी तेल वाला जो एरिया है, देखिए दाल में एमपी हो गया, तो तिलहन में जो है कौन हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। ठीक, तिलहन में कौन हो जाएगा, राजस्थान, ये इसको याद कर लीजिए। गन्ना में उत्तर प्रदेश है, कोई दिक्कत नहीं है। कपास में गुजरात, कपास में जो है आपका प्रोडक्शन पे कौन है, कपास में गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना। तो कपास में कौन है, देखिए कपास जो है आपकी कॉटन है, इसी में जीएम क्रॉप आई थी, जीएम कॉटन या कपास आई थी, तो जीएम। ठीक, जी जीएम माने गुजरात, और जीएम है, तो जीएम फसल है, तो जीएम गुजरात, महाराष्ट्र, और फिर इसके बाद तेलंगाना। तो ये टी से तेलंगाना कर लीजिए। तो कुल मिला के दो में काम चल जाएगा जीएम से। ठीक, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना। जूट में पश्चिम बंगाल है, इसमें कुछ याद करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको याद ही करना है। अब ये जो है देखिए, अब मुख्य आयातों का हिस्सा, अब इसमें जो है आप अपने, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत रेयर क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। अब इसको इसको फिलहाल जो है आगे देखते हैं। इसमें ये देख लीजिए, आयात में जो है कुल मिला के, जैसे आप देखिए इसमें ये देख लीजिए कि हाईएस्ट किसका रहा है। तो अब जैसे ईंधन है, तो ईंधन में जो है देखिए, ईंधन वाले कंपोनेंट में 30% जो है, ये जो है आपका क्या है, पेट्रोल और तेल और स्नेहक, ये सब है, तो ये 30% है। ठीक, इसी तरह से जो है उर्वरक 2.2 है। पूंजीगत वस्तुएं को छोड़ दीजिए। फिर इसमें देख लीजिए कि जो है अन्य में जैसे रासायनिक, ये कुल मिला के इससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मत परेशान होइए। आयात की दृष्टि से शीर्ष देश, तो आयात की दृष्टि से 21-22 में शीर्ष पर कौन रहा है, आयात सबसे ज़्यादा इंडिया में कहाँ से हुआ है, चाइना से हुआ है, फिर यूएई से है, फिर यूएसए है। निर्यात सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ है, यूएसए से हुआ है। ठीक, यूएसए को हुआ है, और फिर इसके बाद यूएई को हुआ है। ठीक, फिर ये निर्यातों में प्रतिशत हिस्सा जो भारत से निर्यात हुआ है, तो उसमें किस किस समूह का हिस्सा ज़्यादा है। जैसे कृषि एवं संबंध वस्तुएं का हिस्सा 11% है, अयस्क 1.5% है। फिर विनिर्मित वस्तुओं में जो है, विनिर्मित वस्तुओं का हिस्सा 58.9 है। अब इन विनिर्मित में जो है सबसे ज़्यादा किसका है, रत्न एवं आभूषण का। ठीक, तो रत्न और आभूषण का निर्यात जो है सबसे ज़्यादा हुआ, 8.9% जो है इसका हिस्सेदारी है। ठीक है, पेट्रोलियम की जो है आपकी 22 ये अलग मद है, तो 22.7 है, नहीं पूछेगा कुल मिला के। इसको जो है मत पर, इतना आपको याद भी नहीं होगा ना, इतना याद करना है। ठीक, अब आ जाते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश के बजट के बारे में। देखिए, अब उत्तर प्रदेश का जो बजट है, इसका जो टोटल अमाउंट है वो कितना है, वो अमाउंट को आपको याद रखना है। जो अमाउंट है, मतलब बजट की मात्रा, वो 6 ये नंबर आपसे पूछा, 6.90 लाख करोड़ रुपए का है। यानी ये एग्जैक्ट नंबर है 690,242, 690,242 ठीक, 0.43, ये ऐसे कुछ याद कर लीजिए। ये नंबर इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में दिखाई दे सकता है किसी भी। ये जो है आपका जो है, जो वित्त मंत्री हैं सुरेश कुमार खन्ना, इन्होंने पेश किया है बजट को, और ये जो है बजट का पहला, अब तक का सबसे बड़ा और अमृतकाल का पहला बजट अनुमान है। ठीक है, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, केंद्र में जो है, इस बजट के केंद्र में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश जो है, कुल मिला के इसका थीम था। व्यय जो है कुल मिला के यदि आप देखें, कोई मतलब नहीं है। प्राप्तियां जो है, ये डाटा नंबर्स आप कुछ नहीं कर सकते इसका, इसलिए इसको छोड़ दीजिए। कितनी प्राप्तियां कितने नंबर से हुए, कोई मतलब नहीं है। ठीक, अब आ जाइए, जो प्राप्तियां हैं, तो जैसे ये आपका जो है राज्य वस्तु, यानी जीएसटी से जो है आपका
1,50,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है। आबकारी से 58,000 का, स्टाम्प से जो है 34,000 समथिंग का। तो कुल मिला के जो है जीएसटी से ज़्यादा उम्मीद है आने की पैसा। ठीक, कोई मतलब कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं है। राजस्व बचत देख लीजिए क्या है। बजट घोषणाएं 23-24। देश की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है? 8% है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता एवं श्रम बाजार है। कोई दिक्कत नहीं है। वर्ष 21-22 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 16.8% की जो है क्या है वृद्धि दर्ज की गई है, जो कि देश की विकास दर से अधिक है। कोई बात नहीं है। 23-24 के लिए राज्य की जीडीपी में वृद्धि दर 19% अनुमानित की गई है। तो ये 23-24 में 19% अनुमानित की गई है, और 21-22 में कितनी थी? 16.8%। तो ये नंबर आपको इम्पोर्टेंट है, इसको पूछा जा सकता है। बेरोजगारी दर जो है 4.2% है। तो ठीक है, ये तो आप जानते ही हैं। लखनऊ में जो है आपका उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था। इस समिट में जो है लगभग 33.50 लाख करोड़ रुपए से के 19,000 से अधिक समझौते ज्ञापन यानी एमओयू जो है साइन किए गए। इन एमओयूज में जो है यानी जो समझौते ज्ञापन हुए हैं उसमें जो है जो सबसे ज़्यादा संभावना मतलब ये जो मतलब समझौता ज्ञापन हुआ तो नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में जो है 16% और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में 12% जो है, यानी कुल मिला के जो इंडस्ट्रीज हैं नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में जो पैसा निवेश करेंगी, है ना, वो जो है किसमें है? नवीकरणीय ऊर्जा में सबसे ज़्यादा एमओयू साइन हुए हैं। ठीक, अब ये इंफॉर्मेशन दी है कि G20 सम्मेलन होगा तो लखनऊ, आगरा, वाराणसी, ग्रेटर नोएडा में आयोजित होंगी 11 बैठकें। अब ये जो है प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण शहर मतलब शहरी और ग्रामीण योजना के तहत, और ये कुल मिला के कुछ योजनाएं दी हैं जिनमें उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन प्रथम स्थान पर रहा है। कोई दिक्कत नहीं, नहीं पूछेगा। दुग्ध उत्पादन, गन्ना, चीनी उत्पादन और एथेनॉल की आपूर्ति में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम है। तो ये यहाँ से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आपका यहाँ से दिखाई दे सकता है, इसको आप याद कर सकते हैं। कृषि निवेश पर किसानों को देय अनुपात जीडीपी उत्तर प्रदेश का पहला मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में जो है उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। अटल पेंशन योजना में कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए किसान से संबंधित क्या बातें की गई हैं। गन्ना उत्पाद ये जो है नहीं पूछेगा। महिला बाल विकास से संबंधित ये यहाँ भी जो है अक्टूबर 95% बच्चों का टीकाकरण हो गया, कोई दिक्कत नहीं। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत जो है 15,000 रुपये दिए जाते हैं, आप जानते हैं। मनरेगा के लिए कोई बात नहीं। चिकित्सा के क्षेत्र में क्या है? प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज योजना के तहत जो है इसको जो है इस बात को जो आगे बढ़ाया जाएगा। इसमें ये देख लीजिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर, पीजीआई लखनऊ में इमरजेंसी मेडिसिन एवं रीनल ट्रांसप्लांट केंद्र की जो है स्थापना की जाएगी, तथा लीवर ट्रांसप्लांट सेंटर व एडवांस डायबिटिक सेंटर, मतलब ये कुल मिला के पूछा जा सकता है कि ये आपका इमरजेंसी मेडिसिन एंड रीनल ट्रांसप्लांट केंद्र की स्थापना कहाँ की जा रही है। ठीक है, राजकीय मेडिकल कॉलेज मेरठ, प्रयागराज और केजीएमसी में डायबिटिक रेटिनोथेरेपी पैथी का जो है स्थापित की जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या है, देश के व्यवसाय सुगमता रैंकिंग में 12 स्थानों का सुधार करते हुए उत्तर प्रदेश देश में द्वितीय स्थान पर जो है राज्यों के अचीवर्स में शामिल होने। कुल मिला के जो है व्यवसाय सुगमता में जो है भारत जो है भारत में यूपी दूसरे नंबर पर है। कोई बात नहीं है। अब इसमें देख लेते हैं नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में, यानी 3 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं यूपी में, कार्यशील हैं, और जो है आपका जेवर और अयोध्या में जो है एयरपोर्ट बन रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। ऊर्जा में जो है ये जो है पारेषण तंत्र, ये क्षमता यहाँ से नहीं क्वेश्चन पूछेगा। ये ग्राम विकास, ये किन किन योजनाओं के लिए कितना पैसा दिया गया है?
सुदूर सुदूर ग्रामों को विकास खंडों एवं कस्बों से जोड़ने के लिए आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस जो है के तहत जो है ये एक स्कीम चलाई गई है। कृषकों को कृषि की समग्र नवीनतम तकनीकी से प्रशिक्षित करने हेतु एक नवोन्मेषी कार्यक्रम द मिलियन फार्मर्स स्कूल का आयोजन पूरे प्रदेश में होगा। 23-24 में 1700 किसान पाठशालाओं का आयोजन प्रस्तावित है। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। ये आपका इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ठीक, देखिए कुल मिला के यूपी के बजट से, केंद्रीय बजट से जो कुछ नई घोषणाएं, स्कीम, कुछ स्पेशल बातें होती हैं तो वही आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो उन्हीं को हम जो है प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए आसान बनाया जा सके, वही आप पॉइंट आपको मिल जाए। ठीक, तो कुशीनगर में जो है क्या हो रहा है, महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। इसी प्रकार दोस्तों हथकरघा एवं वस्त्र कोई मतलब नहीं, इसमें कुछ खास नहीं है। ये आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स तो उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी जो है ये नीति 2022 लागू की गई है। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा में पीएम श्री जो है केंद्र सरकार की योजना है, उसके क्रियान्वयन के लिए कुछ पैसा यहाँ पे अलॉट किया गया, कोई मतलब नहीं है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कुल मिला के जो है वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वनावरण एवं वृक्षावरण प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.23% है। ठीक है, ये आपसे आंकड़ा नंबर पूछा जा सकता है। ये जो है आपका राजकोषीय घाटा। ठीक, एक बार देख लीजिए कि जैसे यूपी का राजस्व राजकोषीय घाटा जो है 23-24 का जो बजट अनुमान है, ठीक, तो इसमें कितना अनुमानित है, 3.48%। ठीक है, ये नंबर इंपॉर्टेंट है, सब नहीं आप याद कर सकते हैं। 3.48% जो है अनुमानित है। अब जैसे हम लोगों ने भारत सरकार की आर्थिक समीक्षा पढ़ी, अब वैसे ही जो उत्तर प्रदेश की भी आर्थिक समीक्षा है, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। ठीक, कुछ है इम्पोर्टेंट तो उसमें हम लोग देखिए, अब ये जो है सकल राज्य मूल्यवर्धन में जो है स्थायी भाव पर और प्रचलित भाव पे देख लेते हैं क्या स्थिति है। तो ये जीबीए वाले पे आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तो 21-22 में 9 थी और जो प्रचलित भाव है उस पर 14 से थी, ये नहीं पूछेगा, इसको हटा दीजिए। ये यहाँ पर देख लीजिए, हाँ ये नंबर इम्पॉर्टेंट है। 21-22 के त्वरित अनुमानों के अनुसार स्थिर आने 2011-12 की कीमतों पर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों की वृद्धि दर जो रही है वो ये रही है 14.59, 10.32 और 6.53। ये भी नंबर नहीं पूछेगा। इसमें जो है आपको ये नंबर सीधे देखिए कि जो यूपी है, यूपी में जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी क्षेत्र हैं तो इनका योगदान क्या है। तो देखिए जो प्राथमिक है 28 है, द्वितीयक क्षेत्र 24 है और तृतीयक क्षेत्र 46.95 है। कुल मिला के जैसे सेंटर लेवल पर देखें तो सबसे ज़्यादा टर्सरी है, फिर सेकेंडरी है, फिर प्राइमरी सेक्टर है। लेकिन यूपी में क्या है, सबसे ज़्यादा टर्सरी है, फिर प्राइमरी है, देन सेकेंडरी है। तो ये नंबर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता था, इसको यहाँ पर ये आप जो है टिक कर लें, और शेष कोई मतलब नहीं है। अब देखिए, अब ये यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय के बारे में बात हो रही है। एक हो रही है कि प्रचलित कीमतों पर, है ना। तो 21-22 के त्वरित अनुमान के अनुसार प्रदेश की निवल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय 11-12 में 32,000 रुपये से बढ़कर, ठीक,
20 21 व 21 22 में, यानी कुल मिला के जो है ये इस समय 70,000 रुपये जो है आपकी प्रचलित कीमतों पर यूपी की जो है प्रति व्यक्ति आय जो है कितनी है, 70,000 रुपये। लेटेस्ट, सबसे लेटेस्ट नंबर है 21-22 का। ठीक। और यही 21-22 में स्थिर कीमतों पर कितनी है, 42,000, किसकी, यूपी की। तो ये दो नंबर आप चाहें तो याद कर सकते हैं। अब ये इंफॉर्मेशन है कि स्टैंड अप इंडिया योजना में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। स्टैंड अप इंडिया योजना के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश क्या है, प्रथम स्थान पर है। तो ये भी आप चाहें तो जो है, प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत सर्वाधिक खाते खोलने में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, कोई बात नहीं है। ये फिर इसके बाद जो है 22-23 के लिए जो है कर राजस्व की संरचना बता रहा है कि नंबर 1 सबसे ज़्यादा जीएसटी है, फिर नंबर 2 पर जो है राज्य उत्पाद शुल्क है, फिर जो है आपका तीसरे पर जो है वैट है। ठीक। तो ये आप जो है कुल मिला के जीएसटी वाला कंपोनेंट सबसे ज़्यादा है। ये ठीक है। उत्पादन उत्पादकता दी है, नहीं पूछेगा। रैंप योजना के बारे में बात की जा रही है, तो रैंप योजना जो है क्या है, यही आपका माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज जो इंटरप्राइजेज हैं उनके प्रदर्शन को बेहतर और गति प्रदान करने के लिए योजना जो है रैंप योजना शुरू की गई थी। ठीक। ये जो है कि क्या है, विश्व, अब ये जो है क्या हो गया, ये आपका आर्थिक समीक्षा आपकी जो है उत्तर प्रदेश के आर्थिक समीक्षा में कुल मिला के पिछले वर्षों में क्या उपलब्धि रही है, तो यह जो है थी। ये हमारा बजट आर्थिक समीक्षा दोनों का एक मोटा मोटा मतलब कवर हो गया। इतनी बातें आप रिकॉल कर लेते हैं तो आपके 90% क्वेश्चन हो जाएंगे, इससे ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक दोस्तों देख लीजिए रैंप योजना, ये अब बजट से हम लोग बाहर आ गए हैं, बजट और योजना से। ये रैंप योजना है। रैंप योजना जो है मार्च 22 में लागू की गई है। ठीक। ये किससे रिलेटेड है, तो वही सूक्ष्म मध्यम और लघु उद्योगों से संबंधित है, मतलब। ठीक। इसके तहत जो है 808 मिलियन अमेरिकी डॉलर या 6,662 करोड़ रुपए का विश्व बैंक की सहायता से प्राप्त कार्यक्रम को मंजूरी प्रदान की। कुल मिला के रैंप योजना में वर्ल्ड बैंक जो है, विश्व बैंक इसका क्या है, सहयोगी है। ठीक। तो दोस्तों ये एक तरह से हम लोगों ने भारत की राजकोषीय नीति से संबंधित जो भी बजट आर्थिक समीक्षा, ठीक, ये यूपी सेंटर की हो सकती है या कुछ एक दो जैसे विदेश नीति, इन सबको आज की इस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया। अगला आर्थिक समीक्षा का मतलब आर्थिक जो करंट अफेयर्स है, ठीक, परिदृश्य, उसका अगला भाग हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। आई होप ये आप लोगों के लिए कुछ बेहतर होगा, फ़ायदेमंद होगा। यदि ये वीडियो पसंद आ रहा है आप लोगों को तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।